हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। और हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स डिस्कस कर रहे थे। लास्ट लेक्चर में हमने किरचॉफ लॉ का एक न्यूमेरिकल भी किया था जो व्हीट स्टोन ब्रिज पे था। और उसके बाद में हम लोग अब जो इस लेक्चर में करने वाले हैं, हम लोग किरचॉफ लॉ का एनालिसिस पढ़ेंगे, विश्लेषण पढ़ेंगे। ठीक है। तो किरचॉफ के दो नियम हैं, किरचॉफ के दो लॉज है, एक तो केसीएल, एक केवीएल, एक धारा का नियम, एक वोल्टा का नियम। तो अब हम उसका क्या करेंगे, विश्लेषण करेंगे, परिपथ में, सर्किट में एनालिसिस करेंगे। ठीक है। तो एग्जाम में कई बार ऐसा भी आ जाता है कि जैसे केसीएल का सर्किट एनालिसिस बताओ, केसीएल जो है धारा का नियम जो है उसका परिपथ में विश्लेषण करके बताओ, ये चीज़ भी पूछ ली जाती है। तो किस वे में अगर पूछा जाता है उसके अकॉर्डिंग अपने को इसका आंसर करना होता है। तो हम लोग यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, एनालिसिस पढ़ेंगे। लेकिन उस एनालिसिस में अभी हम लोग प्रतिबाधा की बात करेंगे, इम्पीडेंस की बात करेंगे। अब प्रतिबाधा क्या होता है, प्रतिरोध क्या होता है, इसके बारे में अभी हम लोग बात करेंगे। ठीक है। तो मैं एनालिसिस स्टार्ट करूं उससे पहले आपको एनालिसिस पूरी तरीके से समझ में आए तो उसके लिए मुझे एक चीज़ बतानी पड़ेगी आपको, उसके बारे में मैं बात कर रहा हूं। देखो, एक होता है प्रतिरोध, रेसिस्टेंस जिसको हम लोग बोलते हैं, क्या, प्रतिरोध, रेसिस्टेंस। इसको हम लोग आर से रिप्रेजेंट करते हैं। जनरली किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आर से। प्रतिरोध या रेसिस्टेंस का मतलब ये होता है कि जैसे कोई भी सर्किट है उसके अंदर धारा को जो रोकने वाली युक्ति है, करंट को जो रोकने वाली युक्ति है, करंट में बैरियर क्रिएट करे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेसिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है ना। ये एक चीज़ समझ में आ गया। लेकिन ये जो रेसिस्टेंस होता है एक काम नहीं करता है। कौन सा काम, जैसे मैं एक चीज़ बताता हूँ। अपने पास में दो तरीके के करंट हो सकते हैं, या तो एसी या डीसी। अब देखो, डीसी जो होता है वो तो कांस्टेंट आता है। मतलब डीसी को हम लोग जनरली ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं कि डीसी का जो वोल्टेज या करंट का वैल्यू की बात करूँ, जैसे वोल्टेज का वैल्यू की बात करूँ, तो डीसी का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। अगर टाइम के रिस्पेक्ट में बात करूँ तो वो कांस्टेंट वैल्यू मिलता है। लेकिन जो एसी होता है, एसी में वैल्यू इस तरीके से मिलता है। इसको दोबारा बनाते हैं। एसी में जो वैल्यू मिलता है जनरली हम लोग इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब ऐसा वेव के फॉर्म में होता है। इसको साइनोसॉइडल वेव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, साइनोसॉइडल, मतलब साइन का फॉर्म इस तरीके से। तो एसी का इस तरीके से होता है, ये डीसी का वोल्टेज कांस्टेंट होता है। अब अगर आपने एक चीज सुनी हो, फेज कला, तो जो फेज या फेज डिफरेंस कला या कलांतर, वो हम लोग बात करते हैं एसी के अंदर। ठीक है। किस में बात करते हैं, एसी में। यहाँ पर हम लोग बात करते हैं एसी और डीसी की। नेक्स्ट यूनिट में भी हम लोग पूरा डिटेल में बात करेंगे, लेकिन अभी जो जरूरत पड़ रही है उसके बारे में मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ। इसमें हम लोग फेज की बात करते हैं, कला की। और कला या फेज का एक्चुअल क्या मीनिंग है वो तो मैं नेक्स्ट चैप्टर में बताऊंगा। लेकिन फेज या कला से सेंस होता है कि ये जो इसका एंगल होता है कि ये कहाँ से स्टार्ट होगा, कि ये यहाँ से स्टार्ट हो। जैसे मान लो एक दूसरा ग्राफ है, वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ऐसा है, ऐसा है। इसका मतलब है कि इसकी कला और इसकी कला, जैसे एक दूसरा है, वो मान लो मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, ये लो। इसका मतलब है कि इन सब की जो कला है वो अलग अलग हो सकती है। फेज जो है वो अलग अलग है। अलग अलग होने का मतलब है कि ये अलग अलग जगह से स्टार्ट हो रहे हैं। क्लियर है। मतलब जैसे जब जीरो था तो इसका तो जीरो था वैल्यू, ब्लैक वाले का, तो ये ब्लू वाला है, इसका मैक्सिमम था, इसका कुछ और था, ऐसे। तो कला का मतलब क्या है कि कहाँ से कर्व स्टार्ट हो रहा है, एक तरीके से। अभी के लिए ये समझ सकते हो, बाद में मैं इसको डिटेल में बताऊंगा, इसका सेंस समझाऊंगा। तो ये कला का मतलब होता है। अब जब डीसी की बात करते हैं तो डीसी में ऐसा को तो कोई सिग्नल होता नहीं है, तो डीसी में तो कला का कोई मीनिंग नहीं है, कला की हम लोग बात ही नहीं करते वहां पे। तो ठीक है। अब सुनो, ये कला का मतलब समझ में आया। अब कोई सर्किट है, मान लो कोई सर्किट है, उस सर्किट से अगर मान लो डीसी और एसी जा रहा है। अब डीसी जब जाएगा तो डीसी में तो एक ही चीज होती है कि मान लो डीसी वोल्टेज जा रहा है तो कुछ ना कुछ वोल्टेज उस रेसिस्टेंस के ऊपर क्या हो जाए, खर्च हो जाए, उसके ऊपर ड्रॉप हो जाए। जैसे लाइक मान लो एक ये रेसिस्टेंस है
और इधर से मान लो डीसी फ्लो हो रहा है, ठीक है। अब जैसे डीसी जाएगा तो यहाँ पर क्या हो सकता है, वोल्टेज ड्रॉप होगा, ठीक है भैया, वोल्टेज ड्रॉप हो गया, जैसे मान लो कोई भी वोल्टेज ड्रॉप हो गया वो आ जाएगा, क्लियर है। लेकिन जब एसी जाएगा तो दो चीज़ों के चांस है, दो चीज़ों की पॉसिबिलिटी है। मतलब ये जो रेसिस्टेंस आपने जो लगाया है ना, उसमें क्या चेंज करेगा इस करंट में, करंट का तो कोई चेंज नहीं करेगा, लेकिन इसका वोल्टेज को क्या कर देगा, डाउन कर देगा, कम कर देता है। उसी तरीके से जब डीसी पास होती है, मतलब सॉरी एसी पास होती है रेसिस्टेंस से, अगर मान लो हमने जो रेसिस्टेंस लगाया उससे एसी पास हो रही है, एसी गुजरती है यहाँ से, तो वहाँ पर दो चीज़ें चेंज होने का क्वेश्चन होता है। एसी जब इधर से जाएगी तो एक तो वोल्टेज ड्रॉप हो सकता है, मतलब एनर्जी खर्च हो जाएगी, तो यहाँ पर वोल्टता खर्च हो जाएगी, वोल्टता पतन हो जाएगा। दूसरी चीज़ ये है कि इसकी जो फेज है, इसका जो कला है, उसमें भी परिवर्तन हो जाता है, इसमें चेंज हो जाता है, ठीक है। तो एसी जब गुजरती है किसी भी डिवाइस से तो दो कंडीशन या दो चीजें चेंज होने का हमारे को वो रहता है कि दो चीजें क्या क्या चेंज हो सकती है। एक तो हो जाएगा वोल्टेज ड्रॉप, तो वो तो होता ही होता है। दूसरी चीज रेसिस्टेंस कि सॉरी वो कला फेज कि फेज में कितना चेंज हुआ, तो जब यहां से गुजरेगा तो फेज में भी चेंज होगा कि नहीं होगा, वो चीज डिपेंड करती है, ठीक है। अब जैसे रेसिस्टेंस प्रतिरोध से गुजरता है तो कोई फेज का परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन जैसे कैपेसिटर से निकलेगा एसी या इंडक्टर कॉइल मतलब संधारित्र या प्रेरक कुंडली से जब एसी निकलता है, प्रत्यावर्ती धारा निकलती है, तो वहां पर क्या होता है, कला में भी परिवर्तन हो जाता है, फेज में भी डिफरेंस आ जाता है, अंतर उत्पन्न हो जाता है कला में। तो उसकी वजह से क्या होता है, वोल्ट तक ड्रॉप तो होगा ही होगा, वहां पर कला में भी अंतर उत्पन्न हो जाएगा। तो अब दो चीजें आ रही है, कोई भी जो आप युक्ति लगा रहे हो ना, उस युक्ति के अंदर दो चीजें आ रही है। एक तो है कला में उत्पन्न करना, कला में अंतर उत्पन्न करना, एक दूसरा वोल्ट तक ड्रॉप करना। आ रही बात समझ में। तो जब कोई कला में अंतर उत्पन्न नहीं हो तब तो हम उसको बोलते हैं क्या, रेसिस्टेंस, प्रतिरोध। और जब कला में भी अंतर उत्पन्न हो और रेसिस्टेंस भी हो, दोनों चीजें आ रही हो, तो हम उसको क्या बोलते हैं, इम्पीडेंस, प्रतिबाधा। क्या बोलते हैं, प्रतिबाधा। मतलब आप इस चीज को समझो, अब मैं बता रहा हूं, इसको बोलते हैं इम्पीडेंस, प्रतिबाधा। इसको लिखते हैं हम किससे, जेड से लिखते हैं, ठीक है ना। मैं जेड को ऐसे लिखूंगा हमेशा, मेरी आदत है। तो ये जेड है, ठीक है ना। तो हम लोग इम्पीडेंस प्रतिबाधा को क्या लिखेंगे, जेड से लिखेंगे, और जेड को ऐसे लिखते हैं। अभी हमने बोला कि प्रतिबाधा का मतलब क्या है कि वो वोल्टेज भी ड्रॉप करवाए, मतलब प्रतिरोध भी हो उसके अंदर, और वो कला का भी अंतर उत्पन्न करे। तो ये प्रतिबाधा इम्पीडेंस है। तो ये इसको लिखते हैं आर प्लस आयोटा एक्स। ये पूरा एक इमेजिनरी क्वांटिटी हो गया, काल्पनिक है, अरे सॉरी कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी हो गया, ये सम्मिश्र संख्या है। ये रियल पार्ट हो गया, ये कौन सा हो गया, इमेजिनरी पार्ट हो गया, ठीक है ना। ये रियल पार्ट, तो ये तो क्या बताता है कि कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा, एक तरीके से यही समझाता ना कि वोल्टता का पतन क्या होगा, मतलब रेसिस्टेंस कितना है उस डिवाइस का। दूसरा ये जो क्या बताता है, ये बताता है कि कला का अंतर कितना उत्पन्न करेगा। कला का अंतर अगर 0 उत्पन्न कर रहा है तो वो केवल रेसिस्टेंस के बराबर हो जाता है, वो केवल प्रतिरोध है, मतलब वहां पर केवल वोल्टेज का ड्रॉप होगा। अगर कला का अंतर उत्पन्न करता है तो वो दोनों मिलके क्या बताता है, प्रतिबाधा बताता है, जेड बताता है, इंपीडेंस को बताता है। तो इंपीडेंस या जो प्रतिबाधा है वो एक जनरल रूप हो गया। अगर कला कोई 0 उत्पन्न कर रहा है तो वो रेसिस्टेंस हो जाता है, प्रतिरोध हो जाता है। तो अपना जो प्रतिरोध होता है वो कोई कला का अंतर उत्पन्न नहीं करता, वो कोई फेज डिफरेंस उत्पन्न नहीं करता। लेकिन जैसे संधारित्र हो गया या इंडक्टर कॉइल हो गया, कैपेसिटर या प्रेरक कुंडली, वो क्या करते हैं, वो कला का भी अंतर उत्पन्न करते हैं। वोल्टेज को 90 डिग्री आगे 90 डिग्री पीछे, आपने सुना होगा अगर थोड़ा बहुत याद हो तो वो उत्पन्न कर देते हैं। तो हम लोग जनरल रूप में हम लोग सबको क्या बोल सकते हैं, प्रतिबाधा बोल सकते हैं।
इम्पीडेंस बोलते हैं। जैसे प्रतिरोध को भी इम्पीडेंस बोल सकते हैं, लेकिन प्रतिरोध कौन सा इम्पीडेंस है, कौन सी प्रतिबाधा है, जिसके अंदर कलांतर कितना हो, जीरो हो, जो फेज डिफरेंस जीरो उत्पन्न करता है, उस इम्पीडेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, रेसिस्टेंस बोलते हैं, प्रतिरोध बोलते हैं। अरे अगर x का वैल्यू जीरो है, मान लो ये तो कला का अंतर उत्पन्न करता है, इसका वैल्यू जीरो आ गया तो z क्या हो गया, r हो गया ना। और अपना जो प्रतिरोध होता है, रेसिस्टेंस होता है, उसके लिए x का वैल्यू जीरो ही होता है, मतलब कलांतर उत्पन्न करने वाला जो फेज पार्ट है वो जीरो आता है। क्लियर है? तो ये चीजें हो गई। तो प्रतिबाधा या जो इम्पीडेंस है वो तो एक जनरल रूप हो गया, उसमें कलांतर भी उत्पन्न करने वाली चीज आ सकती है, उसमें रेसिस्टेंस पोलता पतन करने वाली भी चीज आ सकती है, दोनों चीजें भी आ सकती है। तो अगर हम लोगों को कोई एक किसी ऐसे नहीं बात करनी कि मैं रेसिस्टेंस की बात कर रहा हूँ या संधारित्र की बात कर रहा हूँ, किसी एक इंडिविजुअल चीज की बात नहीं करनी हो, मुझे एक जनरल बात करनी हो, तो मैं प्रतिबाधा ही काम में लेता हूँ जनरली। क्या लेते हैं, प्रतिबाधा, इंपीडेंस की बात करेंगे जनरल, ठीक है। तो हम लोग जनरली इंपीडेंस की बात करेंगे, इंपीडेंस बड़ी चीज हो गई। अब देखो आगे बात करते हैं। तो ये क्या था, रियल पार्ट है, ये रियल पार्ट हो गया, ये तो वास्तविक भाग जो किसको बताता है, प्रतिरोध को या वोल्टता पतन को बताता है। और ये क्या है, इसका इमेजिनरी पार्ट है, ये काल्पनिक भाग है। ये किसको बताता है, कला को बताता है। काल्पनिक भाग किसको बताता है, कला को, फेज को। ये किसको सिग्निफाई करता है, फेज को बताता है, कला। और ये किसको बताता है, वोल्टेज ड्रॉप को, वोल्टता पतन को, या पावर ड्रॉप को भी बताता, शक्ति का कितना हाश हुआ है वो, वोल्टता पतन को। आ रही बात समझ में? तो इस चैप्टर के अंदर हम लोग जनरली क्या बोलेंगे, जैसे मैं रेसिस्टेंस या कैपेसिटर या ऐसे नहीं बोलूंगा कि यहाँ पर कैपेसिटर लगा हुआ है, यहाँ पर रेसिस्टेंस, मैं जनरल बोल दूंगा कि कोई प्रतिबाधा लगी हुई है। अब वो प्रतिबाधा का मतलब कैपेसिटर भी हो सकता है, रेसिस्टेंस भी हो सकता है, इंडक्टर, कोइल, कोई भी डिवाइस हो सकती है, ठीक है। तो हम लोग प्रतिबाधा बोल देंगे, इंपीडेंस बोल देंगे, जो कि जनरल फॉर्म है। यहाँ तक की बात समझ में आ गई। अब मैं आगे बात करता हूँ। एक और चीज है, ये प्रतिबाधा हो गई भैया, इंपीडेंस हो गया। नेक्स्ट जो चीज की बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं एडमिटेंस। किसकी, एडमिटेंस। इसको बोलते हैं प्रवेश्यता, इसको बोलते हैं प्रवेश्यता, एडमिटेंस, एडमिटेंस, प्रवेश्यता। इसको हम लोग लिखते हैं कैपिटल वाई से। किससे लिखते हैं, कैपिटल वाई से। अब प्रवेश्यता या एडमिटेंस का क्या मतलब है, जैसे इंपीडेंस का क्या मतलब हुआ, प्रतिबाधा का क्या मतलब हुआ, कि कोई भी करंट जा रहा है तो उसके मार्ग में जो बैरियर क्रिएट कर रहा है उसको बोलते हैं हम लोग, जो पाथ है करंट का उसमें कितना बैरियर, अवरोध उत्पन्न कर रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिबाधा बोलते हैं जनरली। वैसे प्रतिरोध बोल रहे थे, लेकिन उसको जनरल करें तो हम लोग उसको प्रतिबाधा बोल देते हैं, इंपीडेंस बोल देते हैं। अब उसका जो उल्टा होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रवेश्यता। क्या बोलते हैं, प्रवेश्यता। जैसे हम लोग ऐसे लिखते हैं V = I/R, ये होता है, अरे यही होता है। लेकिन अगर मैं जनरल बोलूं तो R की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, इंपीडेंस लिख सकता हूं, Z लिख सकता हूं ना, प्रवेश्यता। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, V = I/Z। ये Z क्या हो गया, प्रतिबाधा हो गया। सॉरी मैं कुछ गलत बोल गया शायद पहले। R को मैं क्या लिख सकता हूँ, प्रतिबाधा लिख सकता हूँ, इंपीडेंस लिख सकता हूँ, क्योंकि R का एक जनरल फॉर्म ले लूँ तो मैं Z लिख दिया, जैसे अभी मैंने बताया। अब देखो ये मैं इसको ऐसे लिख दूँ, I = V/Z, ये हो गया। अब जो ये है V × 1/Z, ऐसा ही तो है। इस 1/Z को मतलब Z का जो उल्टा है, व्युत्क्रम है, इनवर्स है, उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक नई क्वांटिटी लिख दिया, और इसको मैं बोल देता हूं कैपिटल Y। ये Y जो है ये क्या हो गया, प्रवेश्यता हो गया आपका। क्या हो गया, Y को बोल दिया प्रवेश्यता। ये है एडमिटेंस,
ये है एडमिटेंस। ठीक है, क्लियर है। तो y का मतलब क्या हुआ, यहां से समझ में आ गया कि z का जो उल्टा है, व्युत्क्रम है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रवेश्यता बोलते हैं, एडमिटेंस बोलते हैं। एक तरीके से दूसरा ये, इसका मैं वर्ड से देखो मैं मतलब बताता हूं। जैसे z का मतलब क्या होता है, z ये बताता है कि कितना रोकेगा करंट को, सॉरी वोल्टेज कितना ड्रॉप होगा, ये करंट के मार्ग में, करंट के रास्ते में कितना बैरियर अवरोध उत्पन्न करेगा, वो ही बताता है z या r। लेकिन उसका ये उल्टा है, तो ये क्या बताएगा, ये बताएगा कि करंट को कितना प्रवेश होने देता है, कितना अलाउ करता है, कितना एडमिट होने देता है, कितना एंटर होने देता है। तो प्रवेश्यता क्या बताता है कि करंट को कितना पास होने देता है या कितना प्रवेश होने देता है। तो प्रवेश होने से प्रवेश्यता आता है, ठीक है ना, कितना एडमिट होने देता है, एंटर कितना होने देता है, वहां से एडमिटेंस प्रवेश्यता आया है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक तरीके से z का उल्टा हो गया, मतलब 1/z या 1/r भी बोल सकते हो आप सिंपली। ठीक है, क्लियर है, ये बात समझ में आ गई। अब मैं किरचॉफ के जो एनालिसिस है उसके बारे में बात करता हूँ। ये छोटी छोटी चीज़ें अभी आनी चाहिए थी, इसलिए मैंने बताई। अब किरचॉफ के जो नियम है उनका परिपथ एनालिसिस करेंगे, पहले केसीएल का फिर केवीएल का। तो एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है, क्या किरचॉफ के नियमों का परिपथ विश्लेषण, परिपथ विश्लेषण सर्किट एनालिसिस, सर्किट एनालिसिस ऑफ किरचॉफ्स लॉ, सर्किट एनालिसिस। ठीक है, अब भैया सर्किट एनालिसिस करते हैं, परिपथ का विश्लेषण करते हैं। पहले एक परिपथ बनाते हैं। देखो इसमें लैंग्वेज की जहाँ तक बात है कि लैंग्वेज में क्या लिखना है, अभी सर्किट बना देंगे, उसको सोल्व करेंगे। लैंग्वेज में एक दो छोटी छोटी लाइनें लिखनी पड़ती है, वो आपको सर्किट को देख के, आपको रटनी नहीं है कि याद रखनी है कि क्या लिखनी है, आपको सर्किट को देख के आपको खुद को समझ में आ जाएगी क्या हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, अभी बात करते हैं। तो पहले हम लोग केसीएल जो है धारा का नियम, पहला नियम, उसका एनालिसिस करते हैं, उसको परिपथ में लगाते हैं हम लोग। ठीक है, कैसे कैसे वर्क करता है उसकी बात करते हैं। तो कौन सा, एनालिसिस ऑफ केसीएल, एनालिसिस ऑफ केसीएल, धारा के नियम का परिपथ विश्लेषण है ये, धारा के नियम का विश्लेषण, केसीएल का एनालिसिस है। अब देखो सबसे पहले तो सर्किट बनाना पड़ेगा अपने को। अब मैं जो सर्किट बना रहा हूँ, मैं एक सर्किट बना देता हूँ, जरूरी नहीं कि आप यही सर्किट बनाएं, आपको एनालिसिस करना आना चाहिए, आप दूसरा सर्किट भी बना सकते हो। ठीक है, तो हम लोग सर्किट बनाते हैं। सबसे पहले देखो मैं एक सर्किट बना रहा हूँ, एक रेसिस्टेंस लगा दिया, एक लो ये रेसिस्टेंस लगा दिया, एक ये बैटरी लगा दी मैंने, एक ये दूसरा रेसिस्टेंस लगा दिया, एक लो ये और रेसिस्टेंस लगा दिया, एक ये रेसिस्टेंस लगा दिया। ये मैंने ऐसा सर्किट बना लिया। 3 लूप हो गए एक तरीके से, तो 3 लूप का सर्किट बना दिया मैंने। आप चाहे तो 2 लूप का भी बना सकते हो, मैं 3 लूप का इसलिए बता रहा हूँ कि मैं एक बड़ा सर्किट बता देता हूँ, तो आप उसको सोल्व कर लो, तो इजी सर्किट तो आप इजीली सोल्व कर सको। ठीक है, मैं एक बड़े से एग्जांपल से आपको बता देता हूँ। ये बैटरी पॉजिटिव, ये बैटरी नेगेटिव, मतलब बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट है। इसको मैं, अब देखो, हाँ यहाँ पर ध्यान से समझना इस चीज़ को। मैंने ये क्या लिखा है, प्रतिरोध लिखा है ना, इस चीज़ को अभी मैं चेंज करूँगा। मैंने क्या लिखा है, प्रतिरोध लिखा है, रेसिस्टेंस लिखा है, लेकिन मैं अभी कोई किसी पर्टिकुलर ऐसे नहीं बात कर रहा कि रेसिस्टेंस ही लगा हुआ, वहाँ पे प्रतिरोध ही लगा हुआ, वहाँ पे कुछ भी लगा हुआ हो सकता है। तो मैं उसको जनरल क्या बोलना चाहता हूँ, प्रतिबाधा बोलना चाहता हूँ, उसको मैं बोलना चाहता हूँ क्या, इम्पीडेंस, प्रतिबाधा। तो मैं उसको जेड बोलना चाहता हूँ, तो जेड को जनरली डिब्बा बना दे जेड के लिए, तो मैं रेसिस्टेंस ना लिख के उसको जनरल बता देता हूँ कि प्रतिबाधा लिख लो, आप उसको इम्पीडेंस लिख लो। तो मैं उसको ऐसे लिख सकता हूँ, कैसे,
मैं उसको ऐसे लिखूंगा, देखना दोबारा देखते हैं हम लोग। मैं ऐसे लिख देता हूँ, ये जेड को ऐसे लिखते हैं, ये Z1 हो गया जैसे मान लो प्रतिबाधा पहली, ये यहाँ पर एक दूसरी प्रतिबाधा होगी, ये Z2 मान लो, ये Z3 मान लो,